नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम मेंस में अच्छा आंसर राइटिंग करें, वो दिया होगा। तो ये वीडियो आज उसी के रिगार्डिंग है। इसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, कैसे इंट्रोडक्शन लिखें, कैसे बॉडी पार्ट लिखें, कैसे उसका एक अंतिम निष्कर्ष या कंक्लूजन लिखें। चाहे आप एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो, या यूपीएससी दे रहे हो, या बीपीएससी दे रहे हो, या सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं जहां रिटर्न एग्ज़ाम मेंस का होता है, उन सारे के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें मैं बारी बारी से हर एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जितने भी टैलेंटर्स वर्ड होते हैं, चाहे डिस्कस करने का आता है, विवेचना करने का आता है, आलोचना करने का आता है, ए टू जेड जितना भी मेंस के रिगार्डिंग जितना भी डाउट आप लोग को था या जो भी मन में है, चाहे जो फ्रेशर है या जो पहली बार आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या पहले भी जो कर चुके हैं, उन सारे के लिए वीडियो काफ़ी क्या है, रिलीवेंट है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि मेंस का जो एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस भी यही था कि मेंस एक ऐसा पड़ाव इस सिविल सेवा के एग्ज़ाम में होता है जहां अगर आप अच्छा आंसर लिख दिए तो आपका एग्ज़ाम का पास करने का चांस काफ़ी क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा आंसर लिखने का ये सेंस ये है कि क्या आपने जो आंसर लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है या नहीं, क्या सही इंट्रोडक्शन लिखा है कि नहीं, उसमें बॉडी पार्ट में डेटा डायग्राम फ्लो चार्ट आपने बनाया है या नहीं, इन सारे चीज़ों का चेक होता है। क्योंकि होता ये है कि मेंस के एग्ज़ाम में हम लोग तो एग्ज़ाम के पास नहीं जाते हैं, हमारी कॉपी ही वहाँ तक जाती है। तो इसका मतलब कि हमारा जो मूल्यांकन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ हमारी कॉपी होगा जो हमारा वहाँ गया है। इसलिए हम कॉपी में कितना अच्छा लिखें, कितना अच्छा कंटेंट डाले हैं, ये सब देख के ही वो हम जज करेगा कि हम अधिकारी बनने लायक हैं या नहीं, या इस एग्ज़ाम को क्रैक करने लायक हमें योग्यता एक मतलब क्षमता है या नहीं। इसलिए मेंस का आंसर राइटिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ख़ास करके एक अच्छा आंसर अच्छा आंसर करने का मतलब सिंपल यही है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिमांड है आपने उन चीज़ों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखा है या नहीं। तो उन्हीं सारी बातों को लेके हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि कई सारा हमको कॉल या मैसेज भी आ रहा था और कई सारे फ्रेशर भी थे जो कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, 68 देंगे, 69 देंगे, या यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी क्या होगा, यूज़फुल होगा। और आप बाकी जो पहले भी मेंस दे चुके हैं या जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो भी क्या है, काफ़ी यूज़फुल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले क्या करें, आप अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताऊंगा आप उसको अपने कॉपी में क्या करें, नोट डाउन कर लें। क्योंकि देखिए मेंस है, ये पीटी नहीं है। ये नहीं कि पीटी में क्या होता है हम वीडियो देख लिए बस खत्म, नहीं, यहाँ मेंस का। तो मेंस में आपको कॉपी कागज़ लेके बैठना पड़ेगा, पेन लेके बैठिए और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगा, डिस्कस करूँगा, आप उसको अपने कॉपी में प्लीज़ है लिख लीजिए। क्योंकि इसमें मैं कैसे वेन डायग्राम बनाया जाए, कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाए, कैसे ग्राफ खींचा जाए, कैसे लाइन ग्राफ आंसर में पुट किया जाए, इस सारे चीज़ों को मैं बारी बारी से डिटेल से डिस्कस, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेके बैठे, तभी आपको ये ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए सबसे पहली बात कि मेंस का आंसर राइटिंग जहाँ तक बात है तो आपको जानते हैं कि जैसे कि अगर हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न का बात करें, खासकर मेंस का, और बीपीएससी का करें, थोड़ा सा यहाँ नेचर में डिफरेंट है। क्योंकि यूपीएससी में जैसे कि जीएस जो मेंस होता है, ऑप्शनल पेपर होता है वहाँ भी, ठीक है। तो वहाँ क्या है कि जीएस का जो क्वेश्चन होता है, जो 4 पेपर जीएस वहाँ होता है, तो वहाँ पे हमको मेनली वहाँ जो मेंस का आंसर राइटिंग करना 150 या 200 शब्दों में करना पड़ता है, वहाँ आंसर मेंस का लिखना होता है। और ऑप्शनल में लगभग 150 या 200 वर्ड में हम को आंसर कंप्लीट करना था। ये कहाँ की बात है, यूपीएससी में पूछता है। लेकिन अगर मैं बीपीएससी या सीडीपीओ या जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम की बात करूँ, मैं बीपीएससी की यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है जीएस मेन्स में जो है ना आपको 38 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। एक जो जीएस आप पेपर देखिएगा 38 मार्क्स का होता है। और यहाँ आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप अपने आंसर में लगभग 400 या 450 शब्द लिखने का क्या करें, कोशिश करें। और ऑप्शनल पेपर चूँकि यहाँ 300 नंबर का टोटल होता है, वहाँ एक ऑप्शनल पेपर पे जो है ना क्वेश्चन पे आपको 50 नंबर यहाँ आता है बीपीएससी में। तो इसलिए यहाँ उम्मीद आपसे ऑप्शनल पेपर में ये किया जाता है कि आप 500 या 550 शब्दों में अपने आंसर को क्या करें, कंप्लीट कर। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्ड का जो है थोड़ा लिमिट का थोड़ा सा अलग अलग है यूपीएससी, बीपीएससी और किसी अदर स्टेट पीसीएस में। इसलिए मैं यहाँ पे मेनली यूपीएससी के लेके बात करूँगा। बाकी कुछ चीज़ें आपको यूपीएससी में क्या होगा, वो फ़ायदेमंद होगा जो हम बोलूँगा, मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो देखिए सबसे पहले आते हैं कि अच्छा मेंस में आंसर कैसे लिखा है, इसमें हम क्या चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए सबसे पहली बात, जो पहला स्टेप हमको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि सबसे पहले हम चाहे
आंसर कहीं लिखा है, अपने रूम में लिखा है, एग्ज़ाम हॉल में लिखा है, या किसी कोचिंग में लिखा है, या किसी टेस्ट सीरीज में मेंस का लिखा है, तो सबसे पहला स्टेप आपको मेंस के आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले ये करें कि रीड करें अच्छे से क्वेश्चन को मिनिमम 2 बार। हम क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 2 बार ही है, मैक्सिमम आप 2 बार 3 बार भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। पहले अच्छे से मिनिमम 2 बार क्वेश्चन के हर एक डायमेंशन को, हर एक कीवर्ड को अच्छे से रीड करें और आइडेंटिफाई करें की टर्म ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन का जो की टर्म है, जो मेन जो टर्म है, जो शब्द है, उसको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद आप ब्रेक द क्वेश्चन इन डिफरेंट डायमेंशन, और क्वेश्चन को डिफरेंट डायमेंशन में क्या करें, ब्रेक करें। ये आप पढ़ते पढ़ते करें, और वही जो कि आपको जो जिस पेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी पेज में आप अंडरलाइन करते चलें और चीज़ों को जो है ना समझते चलें, क्वेश्चन आपकी पूछ हमसे क्या रहा है। क्वेश्चन को 2 बार मिनिमम पढ़ने के बाद उसके डिफरेंट पार्ट को ब्रेक करने के बाद आप क्या करें कि माइंड में ही या उसी जगह रफ में ही जो है आप उसका एक माइंड मैप बना लें या उसका रफ डायग्राम बना लें। जैसे कि मान अगर क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह के कारणों की व्याख्या या चर्चा करें, तो आप यहाँ पे माइंड में कारण में आर्थिक, सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो भी आप यहाँ एक थोड़ा सा माइंड मैप या फ्लो चार्ट बना लें उसी क्वेश्चन पेपर में, या नहीं तो रफ पेपर भी पीछे मिलता है मेंस के कॉपी, आप वहीं बना सकते हैं। मतलब कि पहला स्टेप यही करना है कि रीड करें क्वेश्चन को केयरफुली, सावधानी से, उसके हर एक टर्म को। अगर एक भी टर्म अगर आपसे पढ़ने में मिस हुआ तो आपका आंसर पूरी तरह गलत दिशा में जा सकता है। अगर आपने सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके हर एक पार्ट को अगर डिफरेंट मतलब ब्रेक कर लिए और अब माइंड में अगर फ्लो चार्ट बना लिया, और ये काम आपको करना है मुश्किल से 1 से 2 मिनट में। क्योंकि देखिए, अगर बीपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं या और भी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप उसमें देख लीजिए कितने घंटे का मेरा पेपर है। बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है 3 घंटे का पेपर होता है। और मेंस की जहाँ तक बात है, जीएस मेंस की, वहाँ आपको 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं। अगर आप इसको देखिएगा तो एक क्वेश्चन लिखना आपको मुश्किल से ना 21 से 22 मिनट का टाइम मिलता है। इसका मतलब आप 1 से 2 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने में और क्वेश्चन को माइंड मैप करने में देंगे, रफ बनाने में देंगे, स्केच खींचने में देंगे। तो 2 मिनट यहाँ देंगे, फिर बाकी आप 20 मिनट जो है अच्छे से अपने प्रश्नों को क्या करेंगे, लिखेंगे। ये अगर ये 2 काम आप कर लिए, मतलब कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए और एक माइंड मैप बना लिए, रफ डायग्राम बना लिए, आपका 50% काम हो गया। क्योंकि अब इसके बाद जो आप लिखना शुरू करेंगे ना, आपका लिंक नहीं टूटेगा, आपका फ्लो, आपका जो फ्लो आंसर राइटिंग में जो होना चाहिए वो कभी आपका मिस नहीं करेगा। तो इसलिए आप ये 2 काम करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बोलना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ कि बीपीएससी का ही क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द प्रिंसिपल इज अचीवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। हिंदी में इसका क्वेश्चन है कि भारतीय आर्थिक नियोजन की मुख्य विषय उपलब्धियों का क्या करें, मूल्यांकन करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन को 1 बार पढ़े, नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़े, सेकेंड टाइम देखिए क्या कर, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, भारतीय आर्थिक नियोजन मतलब कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग की मेन या मतलब कि जो प्रिंसिपल उपलब्धि या अचीवमेंट का क्या करें, मूल्यांकन करें। अगर आप इस प्रश्नों को पढ़ेंगे, अब दिख रहा होगा आपका, यहाँ देखिए, यहाँ मेनली आपको 3 की टर्म इस प्रश्न में है और इसी 3 की टर्म को आपको मतलब अपने आंसर में शामिल करना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए, मेरे की टर्म क्या निकला, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब कि भारतीय आर्थिक नियोजन। जैसे ये टर्म आया तो हमारे माइंड में तुरंत ये बात आना, अच्छा 5 ईयर प्लान की बात हो रहा है, पंचवर्षीय योजना की बात हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी के बाद हमारे देश की सरकार ने मतलब पंचवर्षीय योजना अपने देश की विकास की प्रक्रिया के लिए अपनाया था, जो कि एक पंचवर्षीय योजना लेकर 12 तक चला, 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना देश में ख़त्म हो चुका है। अभी नीति आयोग के द्वारा कोई अलग से योजना चल रही है, वो 2 वर्षीय है, 5 वर्षीय और 7 वर्षीय अभी प्लानिंग चल रहा है। लेकिन अब जो पंचवर्षीय योजना तत्काल अभी खत्म हो गया। आपको पता है कि नीति आयोग की स्थापना हो गई है, पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, वो खत्म हो चुका है, ठीक ना। तो जो 12 जो पंचवर्षीय जो 5 जो प्लान हुआ है उसमें क्या इंडिया का क्या उपलब्धि है, आपको ये मेनली प्रश्न में पूछा जाए। तो आप देखिए की टर्म क्या करें, इंडियन इकोनॉमिक हो गया, अचीवमेंट, और उसका अंतिम में आपको मूल्यांकन करना है। मतलब क्या ये अचीवमेंट में कुछ कमी है क्या, आपको उन बातों को भी क्या करना है, लिखना है। तो ये 3 जो है आप अगर ऐसे टर्म को अगर ब्रेक कर लेंगे रफ में, और अगर अचीवमेंट, मेनली क्वेश्चन तो अचीवमेंट है और इसमें आप लिखेंगे इकोनॉमिक, सोशल, अदर्स जितने भी अचीवमेंट है, आपको इसमें डेटा का यूज करना पड़ेगा, लेटेस्ट डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर क्या होगा, अच्छा होगा। और अंतिम मूल्यांकन जब करेंगे इसमें आप कुछ निगेटिव बात को भी क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन को पहले पढ़ें,
फिर इसको क्या करें, ब्रेक करें और एक रफ डायग्राम बनाएं, तब आप आंसर को लिखना क्या करें शुरू। वही मैं लिख दिया यहाँ स्टेप 2, वही रफ फ्लो चार्ट बनाएं, माइंड मैप बना लें, क्या लिखना है वो कैसे अरेंज करना है ये भी माइंड में आप जो है यहीं पे सोच लें। जब आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे ये वाला, तभी आप क्या करें, सोच लें, और उसके बाद आप जो है अपने आंसर का इंट्रोडक्शन लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। फिर उसका बॉडी पार्ट क्या क्या सब ऐसे सोच के क्या करेंगे, लिखेंगे। इतना करने के बाद जो है आपको आंसर राइटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है, जब भी कभी आप मेंस का आंसर लिखना चाहे घर में या कहीं कोचिंग में या एग्ज़ाम हॉल में, तो पहला काम क्या करें, एक काम ये भी करें कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी क्वेश्चन पढ़ें। क्योंकि देखिए इंग्लिश पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन का क्या डिमांड है। कभी कभी क्या होता है, हिंदी का मीनिंग कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है। तो चूँकि पेपर में सीधा लिखा होता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज में लिखा होता है वही मान होगा, इसलिए मेरा सलाह ये होगा कि आप हमेशा एक बार हिंदी पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश टर्म को भी देख लें कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है। कभी कभी चीज़ अलग हो जाता है, इसलिए आप इंग्लिश को मान के चलें, इंग्लिश क्या कर रहे हैं, इंग्लिश वर्जन में क्या क्या बात लिखा गया, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये आप दो काम करेंगे। पहला स्टेप तो वही कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, दूसरा कि उसका एक अच्छा सा रफ या फ्लोचार्ट बना लेंगे, सोच लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे। और ये काम आप 1 से लेकर 2 मिनट के बीच में कर सकते हैं। ये नहीं कि देखिए कई लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन जैसे मिला एक बार पढ़ा बस लिखना शुरू कर दिया। मतलब कि ऐसा करने का मतलब पता है आपका क्या हुआ, आपने एवरेज मार्किंग आपका होना कन्फर्म है, क्योंकि आपने बिना कुछ सोचे बिना कुछ प्लानिंग किए आप डायरेक्ट आंसर को लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन आपको कितना भी क्यों ना आता हो, चाहे हिस्ट्री का प्रश्न मान लो कि पूछता है कि 1857 के रिवोल्ट या विद्रोह का कारण लिखा है, अगर आपको सही ढंग से चीज़ें याद है, अगर ऑलरेडी पैसा आप माइंड में बना के गए हैं तो आप लिखना शुरू कीजिए। लेकिन अगर नहीं, अगर नया क्वेश्चन है, अगर आपको फिर भी आप वहाँ 1-2 मिनट समझ दीजिए कैसे लिखना है, कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, कैसे इंट्रो डालना है, कैसे इसमें बॉडी पार्ट लिखना है और कैसे निष्कर्ष, ये सब सारी बातें आप पहले प्लानिंग कर लीजिए 1 से 2 मिनट में, तब आप उसको एग्जीक्यूट करने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। ऐसे करने के बाद में आपको कभी भी एग्जाम में एवरेज मार्किंग नहीं आएगा आपका अच्छा, क्योंकि आपने प्लानिंग करके लिखा है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, आपने सब कुछ सोच के लिखा है। और ये आपको कैसे होगा, ये होगा प्रैक्टिस से। आपको बहुत टेस्ट देना पड़ेगा, आपको अपने से आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, किसी मेंटर से कॉपी आपको चेक करवाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे मेरा ऑलरेडी मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा था, हालांकि अभी पीटी की वजह से बंद है, चाहे जीएस का लगभग मैं हिस्ट्री कवर करा दिया हूँ, फिर उससे ऑप्शनल का चल रहा था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू। तो मैं वहाँ पे जितने भी कॉपी जो ग्रुप में आता था, मतलब कि टेलीग्राम पर और जो व्हाट्सएप पर, मैं सबकी कॉपी को इसी एंगल से चेक करता था कि आपने मतलब कि हर एक डायमेंशन लिखा है या नहीं लिखा, ये सब चीज़ें। तो आपको ये सब चीज़ें कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज दिन के बाद जब भी कभी आप पेपर लिखें तो क्वेश्चन पेपर लिखें या एग्ज़ाम दें, मेंस का प्रैक्टिस करें, तो आप इसी एंगल से करें, इसी तरीके से करें कि पहले पढ़ें, ब्रेक करें, तब आप उसको एग्जीक्यूट करने का क्या करें, कोशिश करें। ऐसे में आपको अच्छे नंबर क्या होंगे, मिलने के चांस रहते हैं। ये 2 काम कर लिए। तो अब आइए यहाँ पे कि हम एक इसी प्रश्न का हम देख लेते हैं कैसे कैसे हम लिखें। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये जो प्रश्न जो आपको है कि इंडिया का मुख्य आर्थिक नियोजन में जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला देखिए एक काम क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। हालांकि मैं कई सारे और भूमिका या इंट्रो आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए आप भूमिका में सिंपल क्या लिख सकते हैं कि सिंपल सी भूमिका आप और भी लिख सकते हैं। जैसे हम सिंपल क्या लिखे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत ने क्या किया कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल हमने रूस आधारित अपनाया था। सिंपल लिखा है, आज़ादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया भारत में, और यह किस पर है, तो रूस मॉडल के आधारित पर था। 5 ईयर प्लान 1951 से लागू, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों या आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर या विकसित राष्ट्र बनना था। मतलब कि सिंपल ये, आज़ादी के बाद भारत ने मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत रूसी मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, जिसका मेनली पर्पस या उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये था कि रिसोर्स, हमारे देश में जो रिसोर्स था उसको यूज करते हुए अपने देश के लोगों का सर्वांगीण विकास करना और कहीं ना कहीं अपने देश को एक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा ये क्या था, कदम था। और अभी तक कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजना हो गया है, जिसने कई मापदंडों पर बेहतर प्रगति देश किया है। या ये भी लिख सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तो लागू हो चुका है और अभी वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा कुछ योजनाएं चल रही है। इन सब की प्रगति ने, इन सब के प्रयासों ने भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने की दिशा में क्या किया है, काम किया है। तो या तो दूसरा आप ऐसा स्टेटमेंट कुछ लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख के दूसरा भी लाया हूँ कि संविधान में उल्लेखित
समाजवादी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत में आज़ादी के बाद पंचवर्षीय मतलब 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। इन पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव या जो उद्देश्य शॉर्ट टर्म के साथ ही साथ लॉन्ग या दीर्घकालिक जो है ना लक्ष्य था तथा भारत को एक विकसित राष्ट्र श्रेणी में लाने का भी इसमें क्या था लक्ष्य था। मतलब ऐसे भी करके आप इसको चीज़ों का क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसमें और आप और भी कोई इंट्रोडक्शन इसमें लिख सकते हैं, जो नहीं आप मेरा ही लिखिए। तो ये भूमिका हो गया। उसके बाद देखिए आप इसको बॉडी पार्ट में कैसे चीज़ों को लिखेंगे। सिंपल देखिए आपको यहाँ शुरू करना है कि कुल अभी 12 योजनाएं कंप्लीट हो चुका है और वर्तमान में नीति आयोग द्वारा तैयार योजनाएं क्या है लागू है देश में। तो आप देखिए इसका मेनली उपलब्धि लिखना, तो आपको सिंपल लिखना है कि इन 12 पंचवर्षीय योजना में हमारे देश ने निम्नलिखित प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है। अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड और यहाँ लिखना तो आप लिख सकते हैं कि जो योजना जो प्लानिंग जो हमारे जो तैयार करता था वो योजना आयोग तैयार करती थी, 5 साल का तैयार कर देती थी और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना हमारी सरकार हर एक साल बजट में ना उसके लिए कुछ ना कुछ क्या करती थी प्रावधान करती थी। ऐसा थोड़ा सा अगर आपको और बैकग्राउंड लिखना था लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ उपलब्धि आपको मतलब क्योंकि आपको बता रहे हैं इसमें मेनली आपको क्या लिखना है। तो आप यहाँ देखिए मैं क्या किया हूँ कि उपलब्धि देखिए सबसे पहला यहाँ पे है आर्थिक उपलब्धि इकोनॉमिक अचीवमेंट। आप इसमें क्या लिखिए, हाँ उस आप इसको देखिए इस आंसर को लिखने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको फैक्ट होना चाहिए, आपके पास इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ा तभी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें पहला क्या दिखाना है कि पर कैपिटा इनकम कैसे हमारे देश की वृद्धि मतलब 1951 में कितना था और आज कितना, ये दोनों डेटा आपके पास अगर होगा तो आप यहाँ पर लिखिए। दूसरा नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय 1951 में क्या था और आज हमारे देश का क्या, आपको ये डेटा लिखना पड़ेगा लगभग में। फिर 1951 में जीडीपी क्या थी, अभी क्या जीडीपी है। एम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति उस समय था, आज क्या है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड उस समय क्या था, आज का हम कितना इंपोर्ट करते हैं कितना एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारी बातें आपको इकोनॉमिक लेवल पर लिखना पड़ेगा वो भी डेटा के साथ। और यहाँ आप इकोनॉमिक सर्वे का यूज कीजिए, यूनियन जो सर्वे आता है उसका डेटा यूज कर सकते हैं या और भी कुछ पढ़े हैं तो आप उसके डेटा को यूज करके अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सोशल अचीवमेंट मतलब सामाजिक उपलब्धि हमने क्या क्या हासिल किया इन मतलब पिछले 70 वर्षों में। पहला आप दिखाइए हेल्थ में आपने क्या अचीव किया है, ठीक ना, मृत्यु रेट घटा है, IMR रेट घटा है, मतलब कि TFR घटा है या बढ़ा, ये सब आप लिखिए। फिर लिखिए एजुकेशन में उस समय कितना था, लगभग 18% हमारे देश में लोग पढ़े लिखे थे, आज लगभग 75% हो गया है, आप इनको लिखिए। और भी कितना स्कूल कितना, जितना आपके पास डेटा है इसमें आप इसको यूज करके अच्छे से आंसर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद दिखाइए पहले कैसे महिला का एम्पावरमेंट हुआ है और भी जो सोशल जो पैरामीटर पर हमने जो अचीव किया है आप उन एंगलों को भी पॉइंट वाइज इस आंसर में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें देखिए क्या दिखाइए कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि में क्या हमारा विकास हुआ, 1951 में क्या थे, अभी हम कितना उसमें उत्पादन करते थे, आज कितना उत्पादन कर रहे हैं ये दिखाइए। फिर दिखाइए उद्योग में क्या स्थिति हमारा था, उस समय क्या था, आज क्या है, और सेवा क्षेत्र में क्या था, आज क्या है। इन सब चीज़ों को आप क्या कीजिएगा इसमें दिखा सकते हैं। उसके बाद दिखाइए कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आर्थिक जो हमारी जो आधारिक संरचना है, जैसे कि इसमें पहला इसमें आता है कि जो पहला है इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन जो परिवहन सुविधा है कितना विकास हो, उसमें रोड की लंबाई कितनी थी, आज कितना है, कितनी बिजली उस समय थी 1951 में, आज हमने कितना बिजली पहुंचा दिया है, रोड मतलब ये लॉजिस्टिक, पोर्ट, बंदरगाह, इन सारे चीज़ों को आप इसमें क्या करें पॉइंट वाइज। अगर आपके पास डेटा है, आपके पास अगर जो बहुत सारा आंकड़े हैं तो उसका देके आप इस आंसर को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इतना आप जो इसमें आर्थिक उपलब्धि फॉर इतना आप उपलब्धि में इतने एंगल में बांट के क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप ये जो उपलब्धियों को लिखेंगे तो आप देखिए कई सारे ग्राफ या कई सारे बार ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्राफ अगर मान लीजिए कि आपको ग्रोथ दिखा इंडिया का 1951 से अभी तक कितना ग्रोथ हुआ है, कैसे आप ऐसे एक मोटा मोटी सा लाइन ग्राफ बना दें। अगर मान आपको पर कैपिटा इनकम दिखाना हो टेबल में या बार ग्राफ में 51 में कितना था अभी कितना, इसको ऐसे दिखा दें। तो ऐसे करके आप इसको ना डेट मतलब कि इसी को बोलते हैं क्या ग्राफ यूज करना, इसी को बोलते हैं कैसे अपने आंसर में हम टेबल यूज करें। जैसे यहाँ देखिए उस समय कितना बिजली था, आज कितना बिजली, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप चीज़ों को ऐसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं तो काफ़ी क्या होगा अच्छा होगा, ये सब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे इसमें आप क्या लिख सकते हैं, हाँ जो देखिए आप क्वेश्चन का और एक चीज़ क्या करें यहाँ पे जब भी आप आंसर लिखेंगे तो बीच बीच में क्या करेंगे आप इंडेक्स का यूज करेंगे, सूचकांक का यूज करेंगे। कई सारी रिपोर्ट जिसमें इंडिया का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है उसको दिखा देंगे, या हमारी सरकार का कोई डेटा यूज इंडेक्स यूज करेंगे, नीति आयोग का कर देंगे,
और वो भी लेटेस्ट डेटा का यूज करें। इन्हें कि बहुत 10 साल पुराना हम डेटा यूज ऐसा ना करें, लेटेस्ट जो सर्वे का डेटा है या जो भी और आप जो मैगजीन में आता है उसका यूज करेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर नंबर मिलेगा। क्योंकि प्रश्न में डिमांड मूल्यांकन करना था, आप सिर्फ उसकी उपलब्धियों को नहीं दिखा सकते हैं, इसका मूल्यांकन में आपको कुछ निगेटिव बात भी लिखना पड़ेगा। तो आप इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि ठीक है पिछले 70 वर्षों में इन पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने काफ़ी प्रगति की है, कई सारे पैरामीटर्स पे, सामाजिक आर्थिक पैरामीटर्स पे भारत बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अभी भी कई समस्याएं जो है ना देश में व्याप्त है या मौजूद है। जैसे मतलब उसका कुछ कमियां दिखाएंगे, कुछ लिमिटेशन। जैसे पहला, हमारे देश में अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, अभी भी लगभग ऐसा डेटा जो अभी आया था नीति आयोग का डेटा में अभी भी काफ़ी लगभग लोग जो है ना 15 या 20% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, वो दिखाइए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे देश में हमेशा महंगाई रहती है, अभी देखिए कितना महंगाई देश में है, इसको आप डेटा लिख सकते हैं। फिर सबसे बड़ा बात है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन काफ़ी हमारे देश में ख़राब है, उसको डेटा के साथ दिखाइए। और अभी भी हमारे देश में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, बिजली, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सिस्टम अभी भी देश में सही नहीं है, और भी कई समस्याएं देश में हैं। आप उसको भी जो है ना लिमिटेशन में कम से कम 5-6 पॉइंट को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और इन लिमिटेशन को दिखाने के लिए आप जो है ना ऐसे तरह के इंटरनेशनल कई सारे जो इंडेक्स हैं, जैसे कि हम ग्लोबल हंगर दिखा सकते हैं कि इंडिया अभी भी जो है ना भुखमरी के इंडेक्स में 100 के आसपास, मतलब कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी आज हमारे देश में भुखमरी की स्थिति है। उसके बाद देखिए क्या हमारे देश में असमान विकास हुआ है। हमारे देश में जो इस 5 ईयर प्लान में देखा गया है कि शहरों का विकास ज़्यादा हुआ है और ग्रामीण भारत का विकास नहीं हुआ। इंडिया 2 पार्ट में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो आप ऐसे इनकी निगेटिव बातों को क्या करेंगे, लिख के मूल्यांकन करेंगे, और अंतिम में वही आपको निष्कर्ष वही लिखना है, निष्कर्ष लिखना या इसको बोलें कि वे फॉरवर्ड या आगे की राह, यही लिखना है कि ठीक है कुछ सीमाएं अवश्य है, कुछ लिमिट अवश्य है, परंतु इन पंचवर्षीय योजनाओं ने देश के सर्वांगीण विकास का आधारशिला रखी है। देश निरंतर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर काम करते हुए संसाधन प्रयोग के द्वारा 2025 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। साथ ही सभी विषय को सभी विकास के मापदंडों को भी ध्यान में रखा जाए ताकि गांधी जी के सपनों का भारत आने वाले समय में क्या हो सके, बन सके। तो आप ऐसे थोड़ा सा ना कुछ अच्छा निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर आंसर को लिखिएगा इस प्रश्न को, आपको मेरे ख्याल से 22-23 नंबर से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने आपने हर एक डेटा, हर एक चीज़ों को इसमें काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है। यहाँ तक कि आपने मूल्यांकन कर दिया और अच्छा निष्कर्ष भी क्या कर दिया है, लिखा। तो ऐसे करके ना आंसर को लिखने का क्या करें, कोशिश करें। तो ये तो हो गया, मैंने एक प्रश्न के द्वारा आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे इंट्रो लिखें, कैसे बॉडी पार्ट लिखें, कैसे निष्कर्ष लिखें। आइए हम चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझते हैं कि कई सारा क्वेश्चन में टेलेंडर्स वर्ड होते हैं, उसको हम अच्छे समझते हैं और विथ क्वेश्चन आंसर। आइए देखिए, ये सबसे बहुत बड़ा हमको मतलब कि बार बार हमको मैसेज आता है कि सर इसको हम कैसे हैंडल करें। देखिए इसके लिए देखिए आपको मैं टेलेंडर्स वर्ड जितना भी एग्ज़ाम में पूछता है, मतलब कि उसको मैं बारी बारी डिस्कस करके आपको बताने का कोशिश करूँ। देखिए हमने क्या किया है कि क्वेश्चन को मतलब इन शब्दों को हम 3-4 ग्रुप में बांट लिए हैं। जैसे पहला ग्रुप ए है। ग्रुप ए में जब देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि डिस्क्राइब करें, मतलब वर्णन करें, डिस्क्रिप्शन करें वही वर्णन करें, इनुमरेट, इंडिकेट मतलब सूचित करें, ब्रिंग आउट उल्लेख करें, एक्सप्लेन व्याख्या करें, डिस्कस चर्चा करें, इलुसिटेड सरलीकरण करें, क्लियरिफाई स्पष्ट करें, इलेबोरेट विस्तार करें, हाईलाइट प्रकाश डालिए। मतलब कि ये सारे जो है जितने भी टेलेंडर्स या कीवर्ड पीछे होता है एग्जाम को प्रश्न के, ये सब लगभग एक ही ग्रुप में है। और इन सब का मोटा मोटी मतलब यही है कि पूछे गए प्रश्नों को सिंपल लैंग्वेज में समझा देना है। क्वेश्चन के सभी डायमेंशन को लिखना है और फैक्ट डेटा के साथ अपने आंसर को भी क्या करना है, लिखना। देखिए इसका सिंपल से मतलब जो क्वेश्चन पूछा है देखिए इस सब का मोटा मोटी मतलब वही है, मतलब निकल के वही आता है कि जो क्वेश्चन सिंपल वे में पूछा है आपको उसका आंसर क्या करना है, लिख देना। आइए हम इसको 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से समझने का कोशिश करें। जैसे देखिए यही क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1858 से लेकर 1914 तक। मतलब कि 1958 से लेकर 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का क्या करें, वर्णन करें। देखिए सिंपल यहाँ डिस्क्राइब करना है। मतलब कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़े होंगे, सिंपल यही कहता है कि 1958 से लेकर 1914 तक इंडिया में बिहार में जो भी वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ,
चाहे वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल हो या पटना कॉलेज हो या टेक्निकल कॉलेज हो, उन सारे बातों को पॉइंट वाइज आपको क्या कर देना, लिख देना है। इसमें कोई ना ही निगेटिव ना ही कुछ नहीं, बस सिंपल आपको इसको डिस्क्राइब कर देना है। उसे देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि ये जैसे कि यही क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्ट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म, मतलब कि पाल कला और भवन कला की विशेषताओं को स्पष्ट करें तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके क्या संबंध, इस पर भी क्या डालें, प्रकाश डालें। अब देखिए सिंपल सा मतलब क्या डिस्कस करना है, तो आपको सिंपल पाल कला या जो उसका जो आर्किटेक्ट जो है उसके बारे में उसकी विशेषताओं को पॉइंट वाइज या जैसे भी करके उसको अच्छे से क्या कर दें, लिख दें। इसमें आपको विशेष निगेटिव कर लिखने की जरूरत नहीं, मतलब वे फॉर्म सिंपल वर्डों में आपको इस आंसर को क्या कर देना है, लिख देना है। ऐसे और भी कई सारे मतलब कि यहाँ प्रश्न है मैं लिया हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्या कर रहा है, डिस्कस द पैटर्न ऑफ ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन ट्रेड, मतलब ये 65 का क्वेश्चन है बीपीएससी का जीएस पेपर फर्स्ट का। यहाँ देखिए सिंपल आपको चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक ना। आगे एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए एक और ले लेता हूँ इसके, हाँ यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ WTO इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में WTO की भूमिका का व्याख्या करें। तो आपको सिंपल एक्सप्लेन करना है, तो चीज़ों को बेहतर ढंग से क्या कर देंगे, लिख देंगे। मतलब इसमें आपको हालांकि एक दो बात आप इसके बारे में निगेटिव लिख सकते हैं कि हाँ WTO का कहीं ना कहीं जो सभी देशों के साथ बराबर ये मान्यता नहीं देता है या कुछ वहाँ संगठन में भेदभाव होता है या अमेरिका का दबदबा, इन बातों को थोड़ा सा आप जिक्र कर सकते हैं। लेकिन आपको मेनली इसमें ये लिखना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितना WTO का रोल है, इंटरनेशनल ट्रेड में है या हमारे देश में और भी कई चीज़ें होता है, इनमें क्या WTO का भूमिका है, ये आपको अच्छे से व्याख्या करके इसको आंसर क्या करना है, लिखना। मतलब मोटा मोटा यही हुआ कि मैंने आपको ये बताया यहाँ पर भी कि जो पूरा आपको लिख के बताया, इसका मोटा मोटी जो है ना मतलब जो है ना आपका वही है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। चाहे इसमें कोई भी वर्ड आएगा तो आपको सिंपल वे में चीज़ों को लिख देना। हाँ थोड़ा सा जैसे कि यहाँ अगर आप डिस्कस है या चर्चा करें तो इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ें वही नॉर्मल वे में क्या करना है, लिख देना है। आगे देखिए ग्रुप बी में जो कुछ की टर्म होता है इसे इसमें पूछता है क्या, आलोचना करें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन हर एक साल मतलब इस तरह का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, आलोचना करें या क्रिटिकल एवोल्यूशन करें, एग्जामाइन क्रिटिकली करें या क्रिटिकल कमेंट करें, ये आलोचना वाला क्वेश्चन था। और ऐसे प्रश्नों में आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप उस प्रश्नों के मेरिट या विशेषता के लिखने के साथ ही साथ आप उनके कुछ गुण, उनके कुछ दोषों को भी लिखें, उनके कुछ डिमेरिट के भी मतलब उसके कुछ दोष को भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है, एक 63 में पूछा था बीपीएससी में ही कि क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, व्हाट पर्पस डज द इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड सर्व इन दिस रिगार्ड, मतलब कि हिंदी में इसका ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच कर। अब देखिए यहाँ पे इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कभी आप प्रश्न मेंस में लिखें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रश्नों को पढ़ें। देखिए यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है, गंभीरतापूर्वक जाँच करें, यहाँ कहीं आलोचना नहीं लिखा है। अगर आप हिंदी पढ़ के अगर इस कान पर लिखिएगा आप आलोचना लिखना छोड़ दीजिएगा। इसलिए यहाँ देखिए इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी, इंग्लिश में भी प्रश्नों को पढ़ें। तो यहाँ देखिए सिंपल क्वेश्चन का यही डिमांड है कि जो आपका जो चुनाव आयोग है भारत का, वो फ्री एंड फेयर चुनाव कराने में कितना सफल हुआ है। तो आप इसमें क्या करेंगे, उनके कुछ उपलब्धियों को दिखाएंगे कि सिंपल यहाँ लिखेंगे यही, मतलब कि मोटा मोटा बताता हूँ कि इसमें सिंपल ये लिखना है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में चूँकि हमने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव ही लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के लिए चुनाव समझिए एक फ्रेशनेस का काम करता है। अगर चुनाव नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र चल ही नहीं पाएगा। तो लोकतंत्र को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के संविधान में अलग से चुनाव आयोग का मतलब कि उल्लेख है। और चुनाव आयोग पिछले 70 वर्षों में देश में फ्री एंड फेयर चुनाव कराने में जो है ना निम्नलिखित मतलब कि इनकी भूमिका रही है। आप इसमें लिखिए कि जितना भी चुनाव अभी तक हुआ इसमें धांधली का कम आरोप लगा है, लोग मतलब कि जो मतदाताओं की जो है ना भागीदारी बढ़ी है, चुनाव आयोग ने जब चुनाव आता है तो लोगों को जागरूक करने का वो पूरा काम करता है, अपने ऑफिसर की नियुक्ति करता है, वोटर लिस्ट बनते, सब चीज़ों का आप उसको लिखिए। लेकिन अंतिम आप ये लिखिए कि इसका आलोचना में कि ठीक है
चुनाव आयोग अपने जगह बेहतर काम कर रही, लेकिन अभी भी हमारे देश में जब भी चुनाव होता है आचार संहिता का पालन नहीं होता है। आप देखे होंगे कि हमारे देश में अभी जो चुनाव जब होता है तो एमएलए एमपी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के आ जाते हैं, आपराधिक किस्म बैकग्राउंड के लोग चुन के चले जाते हैं, ठीक ना। अभी भी कभी कभी ईवीएम पर कभी कभी आरोप लग जाता है। तो ये सब चीज़ें जो आप जो इनके निगेटिव में चीज़ों को लिख सकते हैं। तो क्रिटिकली मतलब वही कि आपको उनके बारे में निगेटिव चीज़ों को क्या करना है, लिख देना है। पॉजिटिव के साथ निगेटिव बातें भी लिखना है। तीसरा जो इसमें ग्रुप का जो प्रश्न आता है उसमें सिंपल पूछता है कि उसका क्या करें, इवोल्यूशन करें, मूल्यांकन करें। देखिए मूल्यांकन का करना, जैसे अभी मैंने आपको जो एक क्वेश्चन बताया था कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन मूल्यांकन का ही था। उसमें सिंपल वही करना है, पूछे गए प्रश्नों के गुण और महत्व को बताएं, उसकी कमियों का भी जिक्र करें और अंत में पॉजिटिव रहते हुए उसका क्या करें, निष्कर्ष लेंगे। जैसे अभी मैंने क्या बताया, ठीक है पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने उपलब्धि हासिल की है, लेकिन कई बार हमको कमियों भी उभर के सामने आती है, तो आप वही लिख देंगे। इसका आपको क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगला इसमें जो क्वेश्चन आता है ये पूछता है, ग्रुप इसका डी रख दिया हूँ कि एग्जामाइन करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें, परीक्षा करें। देखो इसमें भी वही बात है। इसमें सिंपल क्या करना है, पूछे गए प्रश्नों में अच्छाइयों तथा बुराइयों को देखते हुए लिखा। मतलब देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो कि आपको किसी चीज़ की जांच करना है, मतलब कि सही है या गलत है, तो आप जब उसको देखेंगे तो सिंपल आप अपने लेवल पर ये बताइए वो चीज़ कितना सही है और कितना गलत है। तो आप ऐसे करके आपको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन एक पूछा था कि एग्जामाइन द साइलेंट फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग स्टाइल, मतलब कि पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण करें। अब देखिए इसमें आपको सिंपल क्या करना है कि प्रश्नों का जो पटना कलम का जो भी मेन फीचर्स है उसको 8-10 पॉइंट में लिखते हुए अंतिम में आप निष्कर्ष में ये लिखें कि पटना कलम शैली कोई एक दरबारी कला नहीं था, इसको आम लोगों ने अपने बल पर आगे बढ़ाने का क्या किया, काम किया। और उस समय इंडिया में और जो भी कला थी कहीं ना कहीं वो दरबारी कला थी और दरबार किसी राजा या किसी के संरक्षण में आगे बढ़ रही थी। लेकिन पटना कलम जो ऐसा बिल्कुल नहीं था, यहाँ अपने बल पर ही आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात, इस कला की विशेषता आम जनजीवन को शामिल करना था, जो कि उस समय किसी और कला या पेंटिंग हमको देखने को नहीं मिलता है। तो आप इसका वही कि देखिए परीक्षण या एग्जामाइन करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि उसमें कोई गलती ना निकले, लेकिन पटना कलम में लगभग कोई गलती नहीं है। हाँ ये बात सही है कि पटना कलम आगे जाके लगभग विलुप्त तो ख़त्म हो गया, हालांकि अभी बढ़ाने का प्रयास को किया जा रहा है। तो आप सिंपल ये सबसे नेगेटिव बात ये लिख सकते हैं कि हालांकि ये लगभग जो शैली जो चित्रकला का था ये लगभग 200 साल तक चला, लेकिन आगे जाके ख़त्म हो गया। लेकिन जिस तरह से इनमें आम जनजीवन को रेखांकित किया गया, उनके फिगर को बनाया गया, उनके पिक्चर को बनाया गया, पेंटिंग किया गया, ये बाकी अन्य कलाओं से इनको क्या करता है, अलग स्थापित करता है, अलग बताने का कोशिश है। तो ऐसे करके ना आप परीक्षण में आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो ग्रुप आता है इसको हम ग्रुप ई में रखे हैं, कहता है कि विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्रश्नों के सभी हिस्सों को ब्रेक कर दें, मतलब उसमें क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, पक्ष विपक्ष, जितना भी आपसे उसमें एंगल बन रहा है उसके हर एक चीज़ों को ले। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे कि भारत चीन संबंधों का विश्लेषण करें, तो भारत चीन जो संबंध का विश्लेषण करें मतलब इसमें आपको सिंपल क्या करना है, जितने भी भारत और चीन के बीच सहयोग के जो बिंदु हैं वो लिख देना है, विवाद के बिंदु जो है वो मतलब इसमें सब बात आपको लिख। विश्लेषण का मतलब ही होता है कि उसके सारे एंगल को आप तोड़ के ब्रेक करके लिखिए, आपका विश्लेषण आपका ख़त्म हो जाएगा और एक सही निष्कर्ष करके आप आंसर क्या करें, ख़त्म करें। अगला एक आता है टिप्पणी करें, कमेंट करें या शॉर्ट नोट लिखें। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको वही करना है, सरल शब्दों में व्याख्या कर देना है, या यूँ कहें कि कम शब्दों में सारी बातों को इसमें आप लिखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। पिछले कुछ 2-3 साल से बीपीएससी क्या कर रही है कि शॉर्ट नोट पूछ रही है। देखिए टिप्पणी लिखने पूछ रही है। देखिए बीपीएससी टिप्पणी यहाँ लिखता है ना, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और इसको इंग्लिश में बीपीएससी क्या बोलता है, इसको बोलता है कि शॉर्ट नोट। इंग्लिश क्या बोलता है इसको, बीपीएससी इसको शॉर्ट नोट नाम देता है। तो सिंपल सा मतलब यही है कि जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखा, मतलब आपको सिंपल क्या करना है, लगभग चूँकि ये देखिए 19 नंबर का है और इसमें आपको लगभग मुश्किल 200 वर्ड लिखना है। तो आप सिंपल सा क्या करें, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
का जब से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका मतलब कि जब से उनका स्टार्टिंग रहा और अंतिम तक आपको जब तक राष्ट्रपति रहे तब तक आपको उनका दिखा देना है। मतलब जैसे कि उसमें नॉन कोऑपरेशन में क्या चंपारण दिखा सकते हैं, नॉन कोऑपरेशन दिखा सकते हैं, आपको सविनय दिखा सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दिखा सकते हैं, और बीच में कहीं कहाँ जो उनका रोल है वो दिखा, और आप उनका अंतिम जो है ना जो संविधान निर्माण में दिखा सकते हैं, और आज़ादी के बाद भी देश के राष्ट्रपति रहे। इन चीज़ों को दिखा के 200 वर्ड मतलब कि कम शब्दों में इनके सारे बात को लिखना है। इसमें कोई निगेटिव बात आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, शॉर्ट टिप्पणी। बीपीएससी को अपने पिछले 2-3 वर्षों से पूछ रहा था, आप इसको देख लीजिएगा। और अंतिम एक जो अदर कुछ पूछ देता है कभी कभी, जैसे कि इसमें कि सजेशन करें, उपाय बतावें या गिव आर्गूमेंट। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिएगा आपको ये पूछेगा कि वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं या आपके पास क्या उपाय होने चाहिए, बस आपको जो 8-10 पॉइंट याद है उसको अपना उपाय क्या कर दें, लिख दें। ऐसा बीपीएससी खास कर साइंस टेक के क्वेश्चन में क्या कर रही है, पूछ रही है। ये आपका कैलेंडर वर्ड हो गया। देखिए मोटा मोटी सिंपल सा मैं फिर से बताना चाहता हूँ। ग्रुप ए में लगभग इतना अगर टर्म आएगा तो देख लीजिएगा, लगभग मोटा मोटी वही लिखना होता है इसमें, मतलब सिंपल वे में आपको लिख दीजिए। हाँ, ग्रुप बी के प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको निगेटिव लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उनके निगेटिव बातों को नहीं लिखें तब तक आपका नंबर नहीं मिलेगा। और जब मूल्यांकन पूछे तो आप उसके मूल्यांकन में निगेटिव बातें लिखें, उनकी कमियां को दिखाएं। और यहाँ जब भी कभी आप निरीक्षण या ये एग्जामिन करने बोलेगा तो वहाँ भी आप उनके सही गलती को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये सब प्रश्नों में अगर ऐसे करके लिखें तो आपको नंबर क्या होगा, मिलेगा। बाकी एनालिसिस में सारी बात को लिख दें, कमेंट में सिंपल शब्द में लिख दें। बाकी अगर ये पूछेगा उपाय तो आपको उपाय तो पता ही है, तो ऐसे करके आप क्या करते आंसर को बेहतर लिख सकते हैं। अब आइए इसमें हम आते हैं कि कई फरा को डाउट होता है कि सर हम कैसे भूमिका लिखें। तो देखिए इंट्रोडक्शन का जहाँ तक बात है, इंट्रोडक्शन में आपको सिंपल क्या करना है कि हमेशा भूमिका जो होता है ना वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही होता है। ये भूमिका आप कहीं बाहर से नहीं होता है। मैं जब भी आंसर राइटिंग ग्रुप में करवाता हूँ मैं सबको ही बोलता हूँ कि भूमिका अलग नहीं होता है, भूमिका अकॉर्डिंग टू प्रश्न लिखी हमेशा। और जीएस में अगर आप भूमिका लिख रहे हैं तो आपको कोई 4 या 5 लाइन में लिखा है। अगर वही ऑप्शनल लेवल पर अगर आप भूमिका लिखने जा रहे हैं तो आप 6 या 8 लाइन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे भूमिका सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो सकता है, हिस्ट्री का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा, इकोनॉमिक्स का अलग होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको सैम्पल पेपर लाया हूँ, उसको देख के आप मतलब कि सीख सकते हैं। जी यहाँ पर आप खुद वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। देखिए सिंपल यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये कहा जाए कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका है, इसका कैसे भूमिका लिखेंगे। सिंपल आपको क्या लिखना, देखिए कि 57 की क्रांति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 100 वर्षों की शोषणात्मक नीति का परिणाम था। इस क्रांति की ज्वाला मेरठ में 1857 में उठी तथा यह तुरंत ही बिहार जुलाई 57 पहुँच गई। बिहार में इस क्रांति के मुख्य नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता आदम साहस से क्रांति को राष्ट्र स्वरूप बनाने में क्या निभाई, भूमिका निभाई। और भी भूमिका आप लिख सकते हैं, मतलब कि कथन से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके मतलब इंट्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब ये प्रश्न का मांग क्या था, वीर कुंवर की भूमिका। तो मतलब इंट्रोडक्शन में आपको वीर कुंवर सिंह शब्द आना चाहिए, बस यही है। अगर आप इस तरह अगर पॉलिटी का अगर जहाँ भूमिका लिख रहे हैं मान लीजिए अगर, तो इसमें क्या करना है, आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, या संविधान के किसी बड़े निर्माता BR अम्बेडकर हैं और भी कई लोगों का कथन यूज करके आप भूमिका को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर DPSP से क्वेश्चन पूछ दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर प्रश्न पूछ दिया, इसमें भूमिका कैसे लिखना। सिंपल आपको क्या करना है, इसमें लिखना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 में DPSP का वर्णन है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणाओं को वास्तविक रूप देना है तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये भूमिका लिख सकते हैं। अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स में अगर प्रश्न आ जाए, अगर इसमें लिखना, आपको इसमें क्या कर सकते हैं, किसी इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं, रिपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का यूज़ कर सकते हैं, वेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, इस पर टिप्पणी लिखा है, इसमें आप व्याख्या करें। तो इसमें क्या सिंपल क्या करना है, आपके पास एक इंडेक्स याद होना चाहिए कि यहाँ पे हम लिखे हैं कि हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान जो भी मतलब 100 के आसपास है वो लिख दें, है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र व जनसंख्या वाले देश के लिए चिंता का क्या है, विषय है। और ये कहीं ना कहीं भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देता है। ऐसे करके लिख सकते हैं तो भूमिका, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि अगर इसे इकोनॉमिक्स में कृषि पर अगर प्रश्न आ जाए, एग्रीकल्चर पर आ जाए, तो आप क्या लिख सकते हैं, भारतीय कृषि पर आ जाए तो क्या लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि न केवल 49% लोगों को रोजगार व 15% GDP में योगदान करती, बल्कि खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योगों के लिए कच्चा माल, गरीबी निवारण
को सुनिश्चित करता है, परंतु कम उत्पादकता, कृषि साख की कमी आदि जैसी समस्याएं के कारण भारतीय कृषि आज भी क्या है, पिछड़ा हुआ है। ऐसा भूमिका आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर में। अगर साइंस टेक का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बीपीएससी बार बार इसरो से क्वेश्चन पूछता है, इसरो की क्या उपलब्धियाँ रहता है, अगर उसमें आप क्या सिंपल क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था और विभिन्न प्रकार की सीमाओं के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रभावी रूप से विकास किया है तथा इसके विकास के लिए 1969 में इसरो का गठन हुआ। पिछले 50 वर्षों में इसरो की उपलब्धियों ने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने के करीब ला दिया है। ऐसे भूमिका आप लिख सकते हैं। अगर मान आपको करंट अफेयर्स या आईआर का अगर भूमिका आपको लिखने आ जाए, देखिए कैसे को लिख सकते हैं, कथन यूज कर सकते हैं, यहाँ भी डेटा फिगर जो भी आपके पास है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं तो बताया था आपको, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे देश के विदेश मंत्री बार बार जो भी कथन बोलते हैं आप उनका भूमिका में यूज कर सकते हैं या बीच में भी यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या यूज कर सकते हैं, मुझे लगता है कि दुनिया जैसी भी उसे उस रूप में खुश करने के बजाय हम जो हैं उस आधार पर विश्व से बातचीत करना क्या रहेगा, बेहतर होगा। ये हमारे देश के विदेश में एस जयशंकर बोलते हैं। ऐसे भूमिका आप यूज कर सकते हैं। या अगर अभी देखिए रूस यूक्रेन लड़ाई हो रहा है, अगर उसमें अगर प्रश्न आ जाए उसका भूमिका कैसे लिखेंगे, जब दुनिया कोविड महामारी के कोप से बाहर निकलने में जुटी थी तब रूसी हमले ने वैश्विक राजनीति अस्थिरता को और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और इस अस्थिरता में यूएनओ ऐसी बड़ी संस्था भी मतलब कुछ विशेष कर नहीं पाए। आप ऐसे करके भूमिका क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा कि बॉडी पार्ट का, आप देखिए थोड़ा सा बॉडी पार्ट में थोड़ा सा मैं अच्छे से बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉडी पार्ट में कई लोग को दिक्कत होता है, कैसे बॉडी पार्ट में हम फ्लो चार्ट बनाएं, वेन डायग्राम बनाएं, इन सब चीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम का यूज़ करने की बात होती है, हम क्या, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये पूछेगा मनरेगा का इम्पैक्ट बताइए या उसका प्रभाव क्या पड़ा है। आप देखिए कुछ ऐसा वेन डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसका देखिए सामाजिक प्रभाव लिख दीजिए, आर्थिक प्रभाव लिखिए और पर्यावरणीय प्रभाव लिख दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ठीक ना। अगर आपको ये पूछे कि कोविड-19 जो अभी है उसके लिए लोगों में कैसे अवेयरनेस पहुँचाएँ, तो अवेयरनेस पहुँचाने का क्या तरीका होना चाहिए, आप यहाँ पे एक अच्छा सा वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ कम्युनिकेशन, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन पर अगर आ जाए, तो इसमें क्या आपको पता है 3R होता है, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूज, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं आपको फूड सिक्योरिटी पर क्वेश्चन बीपीएससी पूछ दे, कई बार पूछा फूड सिक्योरिटी पर क्वेश्चन बीपीएससी, अगर इसमें अगर आपको वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, पहला क्या लिखेंगे, देखिए खाद्य सुरक्षा में पहला चीज़ क्या होता है कि सभी तक होना चाहिए अवेलेबल, पहला ही लिखिए। दूसरा क्या लिखिए, सभी तक हो चाहे एफोर्डेबल, मतलब कि सब उसको खरीद सके। और तीसरा एसेस, सबों तक उसकी पहुंच होगी तभी खाद्य सुरक्षा कहलाएगा। आप ऐसे 3A में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सतत विकास पे, तो आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है और पर्यावरण विकास करना, ऐसा आप एक वेन डायग्राम बना दें। अगर आपको ये दिखाना हो कि इंडिया की क्या शक्ति है, इंडिया का क्या स्ट्रेंथ है, इसमें आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में 3D है। पहला D क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है और तीसरा हमारे पास डिमांड है। आप ऐसे, ये मोदी जी कई बार पूरे दुनिया में जब भी कभी किसी बैठक में मोदी जी जाते यही 3D की बात करते हैं। तो आप ऐसे करके जो फ्लो चार्ट क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा अगर मान लीजिए आपको कारण या इफेक्ट दिखाना हो, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में गरीबी से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको इसमें कई सारे आप आर्थिक मुद्दे को लिख सकते हैं। गरीबी से जो है ना आपका बेरोजगारी, मतलब कि हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, एजुकेशन नहीं मिल पाता, मतलब कि गरीबी की वजह से और भी कई इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ऐसे एक सर्कल यहाँ एक सर्कल ऐसे बना के क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरा ऐसे मान लीजिए अगर आपको कभी एग्जाम में किसी का गुण लिखना हो जाए या विशेषता लिखना पड़ जाए या नेचर या उसका कारण लिखना हो, तो कैसे करेंगे, आप सिंपल से ऐसे सर्कल डालेंगे और ऐसे 3-4 एरो दे के क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। या ऐसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में उसकी क्या भूमिका है, तो आपको इसमें लिखिएगा पारदर्शिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता, ऐसे करके आप फ्लोचार्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा अगर हमारे क्वेश्चन पाई चार्ट का कैसे यूज़ करते हैं, पाई चार्ट का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या होता है, ये मान लो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडिया में जो बिजली का जो उत्पादन होता है किन किन क्षेत्र से होता है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा एक पाई चार्ट ड्रॉ कर लेंगे, कोयला से दिखा देंगे, पवन से दिखा देंगे, जल से दिखा देंगे और अदर से दिखा देंगे। अगर मैं हमारे देश में लैंड पैटर्न, मतलब लैंड का जो यूज होता है, भूमि का कैसे होता है, कितना कृषि में होता है, कितना रहने में होता है, कितना पर वन है, कितना पर क्या, इसमें दिखा सकते हैं। अगर कभी प्रश्नों में क्या होता है कि अपने को लाइन ग्राफ लिखना पड़ जाता है,
आप देखिए लाइन ग्राफ को कैसे यूज करें। मान लीजिए आप ऑप्शनल का कोई पेपर लिख रहे हैं कि इंडिया में शहरीकरण का क्या स्थिति है, या आज़ादी के बाद इंडिया में कितना शहर बना है, कितना क्या हुआ था, अगर क्या उसका ग्रोथ रेट है, आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ लिखाएंगे ईयर डालेंगे, यहाँ क्या डालेंगे प्रतिशत, आप यहाँ ऐसा करके बना देंगे। तो आपको पता है अभी लगभग 30% के आसपास हमारे देश में शहरीकरण का दर है, 51 का कितना था और 30 का, ऐसा आप एक ना सिंपल सा लाइन ग्राफ क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बना सकते हैं। अगर आपको गरीबी दिखाना इंडिया में कितना गरीबी कम हुआ, तो आप देखिए इंडिया में पहले गरीबी कितना था, आज कितना, इसको लाइन ग्राफ बना सकते हैं। मतलब ऐसे प्रश्न में आप लाइन ग्राफ का यूज कर सकते हैं। दूसरा मान लीजिए अगर आपको ये दिखना आ जाए टेबल, अगर आपको ये दिखाना कि हमारे देश में जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स किन किन सेक्टर में कितना है, एग्रीकल्चर में 50% है, इंडस्ट्री में 22% लगभग है, और आपका सर्विस में कितना 30, ऐसा बना सकते हैं। अगर मान लो आपको अगर दिखाना है कि हमारे देश में जो बिहार में अगर पूछेगा कि बिहार में जो खाद्यान्न के उत्पादन का वर्णन करें, आप कितना उत्पादन होता है, तो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ अनाज लिख दीजिए, इधर उत्पादन लिख दीजिए, मक्का इतना हो रहा है, गेहूँ इतना हो रहा है और धान इतना हो रहा है, यहाँ पर डेटा लिख दीजिए, बस खत्म बात। दूसरा तरीका क्या है, अगला देखिए 7वां तरीका ये है, जैसे कि अगर ये एग्जाम में पूछे कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इंडिया का वर्णन करें, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड में क्या है और थर्ड में क्या है, ऐसे करके फर्स्ट का क्या विशेषता है, सेकंड का क्या विशेषता है, फोर्थ का क्या विशेषता, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप फ्लो चार्ट डायग्राम का क्या कर यूज कर सकते हैं। अब मैं अलग से बता रहा हूँ कि डिफरेंट फ्लो चार्ट एग्जाम में कैसे बनाएं, अलग अलग, ठीक है ना। देखिए डिफरेंट फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, देखिए ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा है। देखिए पहला क्या है, अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बताइए कि हमारे इंडियन इकोनॉमी या एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए कौन कौन सा कारक या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है या होना चाहिए, देखिए आप इसको कितना अच्छे से बना सकते हैं, मतलब ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे देखिए लिख दिया जैसे कि ऐसे डायग्राम, यहाँ लिखिए फैक्टर, ठीक ना। अब देखिए फैक्टर में क्या लिखिए कि पहला देखिए, पहला आप दिखाइए कि सप्लाई पक्ष, आपूर्ति पक्ष, जैसे अगर जहाँ कृषि का ग्रोथ किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, अगर वो लिखना, यहाँ लिखिए फैक्टर, यहाँ लिखिए आपूर्ति पक्ष, सप्लाई, अच्छा बीज प्रोवाइड करना चाहिए, लैंड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए सिंचाई के लिए। अगला लिखिए पॉलिसी के लेवल पे क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार का पॉलिसी लिख दीजिए और राज्य का लिखिए, कैसे कि लैंड अधिग्रहण होना चाहिए, विपणन मार्केटिंग होना चाहिए, किसानों को लोन मिलना चाहिए, ये क्या है, पॉलिसी के लेवल पे काम होना चाहिए। और डिमांड भी तो होना चाहिए एग्रीकल्चर में, जैसे कि बाजार होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, भंडारण सिस्टम होना चाहिए, ये सब बात आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब ऐसे ना आप चीज़ों को फ्लो चार्ट में लिखने के बाद क्या होगा कि आप कम समय में मैक्सिमम चीज़ लिख पाइएगा और आपको नंबर बहुत ही क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। देखिए ज़्यादा भाषणबाजी करने से अच्छा है कि उसको टू द पॉइंट फ्लो चार्ट में लिखिए आंसर। अभी आप यूपीएससी का कई सारा टॉपर का कॉपी देखेंगे, वो लोग ऐसे ही आंसर लिखते हैं, आप यूपीएससी में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर देखिए अगर मानेगा आपको ये कभी पूछ दे कि महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट पर क्वेश्चन अगर पूछे तो क्या करेंगे, आप ये मान लीजिए कि ऐसे दिखा देंगे, इकोनॉमिक होना चाहिए, उनका सोशल होना चाहिए और राजनीतिक एम्पावरमेंट होना चाहिए, तभी जाके महिलाएं क्या होगी, एम्पावर होगी। आप यहाँ देखिए लिखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक में क्या लिखिएगा, उनका जॉब होना चाहिए, सोशल में क्या लिखिए, एजुकेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल में चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे करके तभी महिला एम्पावर होगी, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए और क्या बना सकते हैं कि जैसे अगर आपको दिखाना हो गरीबी का दुष्चक्र दिखाना हो, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे कम आय, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव हो जाता है, कम निवेश होगा, कम उत्पादन होगा, तो ये गरीबी बना रहेगा, ऐसे दिखा सकते हैं। अगर मान लो आपको कभी तुलना करना आ जाए दो चीज़ में, जैसे मान लो कि हिमालय की नदियाँ प्रायद्वीप पठार में तुलना करना आ जाए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके इधर हिमालय लिख देंगे, यहाँ प्रायद्वीप नदियाँ लिख देंगे और 8-10 पॉइंट जो है इसका लिख देंगे, जीएस में लिखिए या मेंस में लिखिए, और अगर डायग्राम बना दीजिए, मैप बना दीजिए, ठीक ना, आगे कर सकते हैं। आगे देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर आपको ये दिखना हो कि भारतीय कृषि में सुधार, अगर जो टॉपिक लिखने आ जाए, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे फ्लो चार्ट। सुधार या रिफॉर्म का मतलब क्या है, तकनीकी सुधार करना पड़ेगा, संस्थागत सुधार करना पड़ेगा और समान सुधार करना पड़ेगा। अब देखिए तकनीकी में क्या लिख सकते हैं, अधिक उपज का बीज होना चाहिए, खाद होना चाहिए, दवाई, यंत्र, सहकारी कृषि होना चाहिए, भूमि का वितरण होना चाहिए, सामान्य सिंचाई लिखिए, साख लिखिए, मतलब कि लोग किसानों को लोन मिलना चाहिए, बाजार होना चाहिए और एमएसपी होना चाहिए। ये सब बात ना आप ऐसे भी फ्लो चार्ट में ना लिखने के बाद क्या होगा, एग्जामिनर को आपका ये चीज़ दिखेगा और आपको नंबर क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अगर मैंने आपको अगर जहाँ कभी क्वेश्चन ये पूछ दे कि इंडिया में कृषि की क्या समस्या है, या और भी अगर पूछेगा कि प्राकृतिक खेती का क्या लाभ है या जैविक कृषि का क्या लाभ है, तो ऐसे प्रश्नों आप क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ लिखिए समस्या या लाभ जो भी लिखना हो, जैसे कि यहाँ लिखिए संस्थागत समस्याएं या प्राकृतिक समस्याएं, तकनीकी समस्या, आर्थिक समस्या। अगर लाभ भी दिखाना हो, जैसे मान लीजिए जैविक कृषि का क्या लाभ है,
किसानों के लिए क्या लाभ होगा, ठीक ना, उपभोक्ता के लिए क्या लाभ होगा, पर्यावरण के लिए क्या लाभ होगा, समझ गए ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो कहने में तो ये है कि आप ऐसे करके फ्लो चार्ट डायग्राम में भी आप कम चीज़ों, कम समय में मैक्सिमम चीज़ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अंतिम में अगर आपको मान लीजिए कि मैप का अगर यूज करें तो आप इंडिया का मैप बनाना सीख लीजिए। अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप बनाना, अगर वर्ल्ड मैप में आपको ज्योग्राफी जो जिनका ऑप्शन होगा उनको वर्ल्ड मैप बनाना पड़ जाता है, या और भी अगर जीएस का कभी प्रश्न लिखे, करंट G20 पूछ दे, G20 अगर पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं, G20 के देशों को थोड़ा आप मैप में दिखा सकते हैं। या मैं सार्क पूछ रहा है, या मान लीजिए कि आप बिमस्टेक संगठन पूछ रहा है, IR में क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा मैप बना के उन देशों को दिखा सकते हैं। या संघाई SCO पूछ रहा है, आप उसको भी मैप में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, यहाँ यहाँ देश है, G20 है, और भी चीज़ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा करके वर्ल्ड मैप बहुत ही छोटा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे आपका आंसर इफेक्टिव होता है, ठीक ना। अगर मतलब आपको दिखाना हो कि इंडिया के लिए इंडियन ओशियन कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, ऐसे करके इंडिया बना देंगे और यहाँ हिंद महासागर दिखा देंगे, इसका एरिया दिखा देंगे, बस हो गया। अगर आप मान लीजिए आप इंटरनेशनल रिलेशन में अगर प्रश्न लिख रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए दो देशों के बीच संबंध पर आंसर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया और अमेरिका है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इंडिया का ऐसे लिख देंगे और यहाँ अमेरिका लिख देंगे, GDP लिख देंगे, जनसंख्या लिख देंगे, इनकम लिख देंगे, ऐसे करके आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे करके ना अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो चीज़ें क्या होगा, काफ़ी बेहतर होगा। तो ये था आप कैसे जो है ना एक अच्छा जो है ना बॉडी में कैसे फ्लो चार्ट बनावें, कैसे वेन डायग्राम बनावें, कैसे टेबल यूज करें, ये मैं सारी बातों को आपके सामने काफ़ी अच्छे से क्या किया है, डिस्कस किया। तो आप उम्मीद है कि आप इनको प्रश्नों में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए अंतिम इसमें रह गया कि निष्कर्ष। देखिए निष्कर्ष कुछ नहीं, मैं आपको पहले भी एक आंसर में दिखाया आपको अच्छे डिटेल में। देखिए कंक्लूजन में सिंपल है, आपको हमेशा वे रहना है फॉरवर्ड, मतलब कि आगे की राह टाइप का लिखना है। मतलब उसमें लिखा है हमेशा एक पॉजिटिव व्यू दें, समरी लिखा है पूरे जो आपने ऊपर लिखा है, और फ्यूचर में क्या क्या होना चाहिए इन बातों का क्या करें जिक्र। जैसे मान लीजिए अगर जो कृषि पर क्वेश्चन अगर आ रहा है, एग्रीकल्चर पर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में कृषि पर अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सिंपल ये लिखें कि आगे सरकार को कृषि क्षेत्रों में किसानों तक एक मतलब क्रेडिट या साख पहुंचना चाहिए, वहाँ मार्केटिंग उनका होना चाहिए, किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए, फ्यूचर, ये सब आप मतलब फ्यूचर का व्यू देके आप आंसर को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, बस सिंपल सा मतलब जो ओवरऑल करने का मतलब सिंपल यही है, जब भी कभी आप कभी मेंस आंसर राइटिंग करें, घर में करें या एग्ज़ाम हॉल में लिखें, तो आप कोशिश करें कि प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद एक फ्लो चार्ट बना लें, मैप डायग्राम बना लें, फिर लिखना शुरू करें, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखें, बॉडी पार्ट लिखें, तब अच्छा सा निष्कर्ष लिख के आंसर क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और देखिए ये होगा कब, अभी मैं जितना आपको ये मैप फ्लो चार्ट बनाया, देखिए ये होगा प्रैक्टिस से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी हालांकि PT चल रहा है, BPSC की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो या जो 68 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास करके अभी आप इन चीज़ों को अच्छी वीडियो देखिए, और जब भी कभी आंसर लिखें तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। और बिना प्रैक्टिस किए इस चीज़ को नहीं आप मतलब यूज कर सकते हैं। बार बार आंसर राइटिंग कीजिएगा, हमारे साथ कीजिए या कहीं और भी कीजिए, तो इन चीज़ों को जब प्रैक्टिस कीजिए तभी आप अच्छा आंसर राइटिंग क्या कर पाएंगे, करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लगभग 1 घंटे हो गया, क्योंकि क्या करूँ मेंस में तो आपको चीज़ों को अच्छे से बताना पड़ेगा, तभी क्योंकि PT है नहीं कि आए और बता के चले गए। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में वीडियो बना दिया। आप इस वीडियो को देखिए, इसका नोट्स बनाइए और हमारे साथ मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए। और मैं इसी तरीके से लिखवाता हूँ, जो भी हमारे साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट पर मैं फोकस करता हूँ, बॉडी पार्ट पर करता हूँ, निष्कर्ष पे करता हूँ, फ्लो चार्ट पे करता हूँ, डायग्राम पे करता हूँ, मैप पे करता हूँ। तो यही चीज़ आपके मैं देखता हूँ। इसलिए अगर जिनको भी आंसर राइटिंग करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है, गर्ल्स के अलग चल रहा है, बॉयज़ के अलग चल रहा है, हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, या मेरा पीछे नंबर भी नीचे लिंक है, मेरा मोबाइल नंबर, आप वहाँ हमको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। कैसे आंसर राइटिंग करें, या CDPO के लिए हो या ऑडिटर के लिए हो, कोई भी मेंस का एग्जाम अगर आपको आंसर राइटिंग लिखना है, चाहे PT हो, सॉरी मेंस हो या किसी ऑप्शनल पेपर का हो, तो आप हमसे संपर्क करें, आपको बेहतर गाइड मैं करूँगा। और जिस तरह से मैं भी आपको बताया, इसी वे में मैं जो है चीज़ों को बताता हूँ, ताकि आपको बेहतर नंबर मिले। क्योंकि देखिए मेंस का मतलब क्या है, आपका जितना कॉपी अच्छा होगा लिखिएगा, उतना अधिक नंबर मिलने का क्या होगा, चांस होगा। तो आप इसको देखिए। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे पास जुड़िए मेंस राइटिंग में, क्योंकि मेरे पास एक लंबा एक्सपीरियंस है कई मेंस देने का, और मैं आपको बेहतर ही गाइड करूँगा, ठीक ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।